तीन चीज़ें इस चैप्टर से परिभाषा और इनका क्रमिक परिवर्तन यानी आवर्त और वर्ग में किस तरह का हो रहा है वो चीज़ें आपकी खाली बच रही हैं। तो आप देखिए, सुन इनको भी लीजिए, फिर ज़रा शुरू करते हैं लिखाना। तो आयनन विभव, सुन लीजिए कि आयनन विभव क्या होता है। भाई आयनन विभव क्या होता है, किस चीज़ को हम आयनन विभव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो आयनन विभव अगर हमने क्या लिया, कोई भी मान लीजिए ये आपका एक नाभिक है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। अब आप जानते हो इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। पहली कक्षा में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तीसरी में 18। मान लो पूरी नहीं है, 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, 3 है, कुछ भी है यार, वो तो आप अगर बाहर है, अगर इसके बाद बनाई है हमने तो यहाँ दिखाना पड़ेगा। लास्ट है, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 8 हो, उसको रोक लो, रोकना चाहो छोटी वाली खींच लो, रुक जाएगा। खींचो कसके, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो इसमें कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसमें मान लीजिए 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 12 हैं, 14 हैं, कुछ भी है आप, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ठीक है। बेचारा बहुत तेज़ी से बैठा हुआ था मजबूत, ज़बरदस्ती आप निकाल रहे हैं, इसको खींच रहे हैं। अब अगर खींचोगे किसी को ज़बरदस्ती तो क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा देनी पड़ेगी। देने से मतलब है भैया, जब ऊर्जा दोगे तभी तो आप खींच पाओगे कस के। तो इसका मतलब है हम क्या करते हैं, जब बाहरी कोष से, ठीक है, जो सबसे, अब अंदर वाले से तो खींचने नहीं लगेंगे कि खींचने लगोगे यार, इतना तो है नहीं किसी के बस का कि अंदर से खींच लें। अब जादू वादू वाला हो कोई तो भले खींच लें। अब आप जानते हो जैसे आप गेट पे खड़े हो, अब कोई बाहर निकला वही खींच सकता है, ठीक है। जैसे कहते नहीं ट्रेन वेन में चलो तो गेट पे ना अटको, क्योंकि वहाँ हो सकता है गेट पे लटके हो, कहीं फोर्स लगा, हवा लगी, कुछ लगा तो आप खिसक सकते हो। इतनी हवा तो नहीं लगेगी कि डिब्बे के अंदर बैठे हो आराम से और उड़ा के बाहर फेंक दिया आपको, ये तो संभव नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप अंदर हैं तो संभव नहीं है। संभव कहाँ पर है? सिर्फ बाहर, कि अगर आप बाहर हो सबसे, तब तो ये चीज़ पॉसिबल है कि भैया वहाँ से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन आसानी से फिर भी नहीं निकलेगा। ये निकलेगा? कोई अपनी जगह छोड़ देगा आसानी से? अभी कोई आए कहे जिस घर में रह रहे हो वो तो हमारा है, ठीक है, भागो यहाँ से, हम घर ले रहे हैं, क्या छोड़ देंगे आप घर? नहीं छोड़ेंगे ना। ज़बरदस्ती, ज़बरदस्ती से मतलब है अगर कभी ऐसा हुआ कि भाई हाँ आपका था इलीगल, मतलब गड़बड़ था वो किसी दूसरे का, आप ज़बरदस्ती उस जगह पे बना के रह रहे थे, अब वो आएगा फिर भी आप निकलना नहीं चाहोगे या ना निकलना पड़े। जब वो ज़बरदस्ती करेगा, उठा के फेंकेगा, उठा के फेंकने से मतलब है हटाएगा, तब हो सकता है आप वहाँ से हट जाएं। तो ये तो यूनिवर्सल रूल है, सबका रूल है आप, कि अगर जहाँ पर हम हैं हम वहाँ पर अपने आप को सुरक्षित और आप कह सकते हैं ढंग का मानते हैं कि हम यहाँ पर हैं, हम यहीं रहना चाहते हैं। सही तो होता है, क्या बदलना चाहते हैं? आप देखिए जिस गांव में आप रह रहे होंगे सबसे अच्छा आपको वही गांव लगता होगा। आप कहीं दूसरे गांव में चले जाइए, सोचेंगे अरे पता नहीं यार कैसा गांव है, इस गांव में अच्छा नहीं लगता है। हम आपके गांव में चले जाएंगे तो हम कहेंगे पता नहीं कैसा गांव है, अच्छा नहीं लगता है। आप हमारे गांव में आ जाइए तो आप कहेंगे अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि यार वहाँ पर हम रमे हुए हैं, वहाँ का माहौल, वहाँ के लोग, वहाँ का सिस्टम, सब कुछ हमको पता है, इसलिए हमको वो जगह अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि 4 लोग जानने वाले हैं। अभी कोई कहीं ना जानने वाला हो, कहीं पर भी नहीं अच्छा लगेगा। अब देखिए फ्लैट सिस्टम हो गया, कोई किसी को जानता तक नहीं, एक ही घर में लोग रह रहे हैं। एक ही फ्लैट का मतलब यही तो होता है। भाई मान लो 20 मंजिला फ्लैट बना है, अब मान लो एक फ्लैट में 2 या 3 तरह के पोर्शन निकले हैं। अब अगर 20 मंजिला है तो 60 पोर्शन है। 60 पोर्शन का मतलब है उस एक घर में 60 फैमिलियाँ रहती होंगी, ये तो है। लेकिन कोई फैमिली किसी के बारे में नहीं जानती। सामने वाले घर में क्या हो गया, सामने वाले, ठीक है, कंपार्टमेंट में क्या हो गया, किसी को पता ही नहीं। और आपने घटनाएं भी देखी होंगी, बहुत बड़े बड़े लोग सेलिब्रिटीज़ होते हैं, घर के अंदर ही मर गए, जान ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि किसी से मतलब ही नहीं है। जब मतलब रखोगे नहीं, अब जैसे हम ही हैं, मान लो घर वालों से आसपास मतलब है, 2 दिन नहीं दिखेंगे तो तीसरे दिन आदमी पूछेगा ज़रूर, भैया कहाँ गए, कहीं गए हैं क्या?
या अगर नहीं दिखे और पता चला अंदर से बंद है, ताला भी नहीं पड़ा बाहर से, तो आदमी एक दिन इंतज़ार कर लेगा, अगले दिन खड़बड़ाएगा ज़रूर, नहीं यार दिख नहीं रहे, कहाँ गए, कहीं गए हैं क्या। और स्पेशली हमारी कम्युनिटी में, जो हमारी आपकी कम्युनिटी, वहाँ लोगों को उंगली करने में बड़ा मज़ा आता है कि अगर ये नहीं दिख रहे हैं तो जरूर कहाँ गए थे। नहीं, एक दिन घर भर बाहर हो जाओ, फिर पूछ के परेशान कर ले, कहाँ गए थे, कोई काम था क्या, कोई शादी वादी तय करने गए थे। और ये तो है, बाहर क्या हो रहा है किसी से कोई मतलब नहीं है। तो चीज़ें, ये चीज़ हम देखें तो अगर हम उम्मीद करें, खींचने की उम्मीद करें, तो पहली चीज़ तो यही है कि अगर इलेक्ट्रॉन निकालने की हम बात करेंगे तो सबसे बाहर वाली संख्या से ही या सबसे बाहर वाली कक्षा से ही निकाल सकते हैं, उसके अंदर से तो नहीं खींच सकते अभी। अगर हमको खींचना है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो हम कहाँ से निकाल पाएंगे, बाहर से तो निकाल पाएंगे। ये तो नहीं है अच्छा अंदर बैठे हो, ऐसी कोई पावर है लाओ खींच ले जाए, चुंबक तो है नहीं, पता चला बाहर से खींचा। और चुंबक की भी एक वो होती है, आपको बता चुके हैं इसके पहले, अगर चुंबकीय बल, ठीक है, दीर्घ परासी होते हैं, वो लघु परासी होते हैं। लघु परासी का मतलब शॉर्ट डिस्टेंस में काम करते हैं। आपने बहुत बार छोटे पे देखा होगा, पता चला सीट के ऊपर एक चुंबक रखा, सीट के नीचे चुंबक रखा, नीचे वाला हिला रहे हैं, ऊपर वाला अपने आप हिला जादू दिखा रहे हैं। तो ये क्या है, एक लघु परासी है। अगर दूर से काम हो रहा होता चुंबक से, तो बताया होगा शायद पहले आपको, क्या करते लोग, चोर क्या करते, चोर चोरी वोरी काहे करने आते हैं, बहुत बड़ा सा चुंबक रखते, अब बोला तिजोरी धीरे धीरे खिसका लाए। किसी दिन देखा कुछ खुला मिल गया दरवाज़ा वरवाज़ा, बोला दिन में तिजोरी गायब हो जी, उड़ती जा रही है, आप समझ रहे हैं कहाँ जा रही पता नहीं। तो इसका मतलब है इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, यानी इतने दीर्घ परासी वो बल नहीं है कि हम अंदर से खींच लें। बस ये है, बाहर देखा रखा था, निकल रहे थे, सरका दिया, निकल गए। और लेकिन उसके लिए भी हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत होने का मतलब है, यहाँ अगर बात करोगे तो ताकत होनी चाहिए कि भैया जब ताकत लगाओगे तभी आएगा। बहुत लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती, यहाँ पे सामने पड़ा हो पेन या कोई भी चीज़, 4 बार निकलेंगे इसी चक्कर में कि अल्लाह पेन उठा लें, लेकिन हिम्मत नहीं होगी कि हम उठा लें। कहीं किसी के घर के सामने 1000 रुपये 2000 पड़े हैं, कहते हैं कि अगर कहीं पड़े हैं तो बहुत से लोग होंगे अंदर से भी को उठा लें, बहुत से लोगों के पड़े हैं फिर भी हिम्मत नहीं हो रही, 2 बार चक्कर लगा रहे हैं, कोई देख दाख तो नहीं रहा है, ना देख रहा तब उठाएँ। तो यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो जैसे इसके अंदर निकालना है, तो अंदर की तो हम बात करेंगे ही नहीं। इसमें 2 तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक जो बाहर वाले होते हैं उनको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुन लीजिएगा, इनको क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, संयोजी यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो इनके अंदर होते हैं उनको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बाहर वाले वैलेंस या संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, अंदर वाले कोर इलेक्ट्रॉन्स। जो कुछ भी हम करते हैं वो हमेशा किस पर होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, यानी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर घटित होता है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पर हम कुछ नहीं कर सकते, ना तो हम, ठीक है, उनको खींच सकते हैं, ना तो हम उनको इंटर करा सकते हैं, ना हम कोई परिवर्तन कर सकते हैं। अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब ये कह रहे हैं कि अगर निकालना है तो कहाँ से निकलेगा, बाहर से ही तो निकलेगा। तो बाहरी कक्षा से, जो सबसे बाहर की कक्षा होगी, उस बाहर की कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह निकालने के लिए, कि इसके कांटेक्ट में ना रह जाए, पूरी तरह से निकल आए, बाहर के इलेक्ट्रॉन को या अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको हम क्या कह देंगे, आयनन विभव, ठीक है, या आयनन ऊर्जा कह देंगे। एक ही चीज़ है वो, आयनन विभव कह लीजिए चाहे ऊर्जा कह लीजिए। अगर वोल्टेज में नाप लोगे आप तो उसी को आयनन विभव कह देते हैं, ठीक है। और वैसे तो वो ऊर्जा है, ये क्लियर हो गया कि किसी भी, ठीक है, विलगित, अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में ये लिखा होता है किसी भी विलगित गैसीय परमाणु से। अब वर्ड आ गया विलगित, ठीक है, अगर परिभाषा आप पढ़ोगे इसकी तो लिखा होगा विलगित मतलब आइसोलेटेड, इसको अगर इंग्लिश में कहें तो आइसोलेटेड, मतलब किसी भी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा या फिर आयनन विभव कहते हैं। परिभाषा तो उम्मीद है याद हो गई होगी या जान गए होंगे। अब ये विलगित क्या चक्कर आ गया भैया, अभी तो हम बात कर रहे थे सीधे यहाँ से निकाल लें, अब एक लाइन, एक वर्ड और आ गया नया, विलगित। इंग्लिश में बोलते हैं आइसोलेटेड, आपने कोविड के दौरान बहुत सुना होगा आइसोलेशन वर्ड, नहीं, या इनको आइसोलेट कर दो। आइसोलेट करने का मतलब होता है अलग कर दो भाई,
अकेला। आइसोलेशन का मतलब है इनको अकेला शिफ्ट कर दो। आइसोलेट कर देने का मतलब होता है 4 लोग हैं, इनमें से किसी एक इनको आइसोलेट कर दिया, मतलब इस ग्रुप से इनको हटा दिया गया, बाहर कर दिया गया। तो आइसोलेट या विलगित का मतलब होता है जिसका किसी से कोई संबंध ना हो, जो खुद में अकेला हो। अगर अकेला है तभी तो हम इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। अगर अकेला नहीं है, किसी के साथ जुड़ा है, तो हो सकता है इसके चक्कर में इसका खींच लें। जब किसी के साथ बॉन्डिंग बनाया हुआ है तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि हम इसी का खींच रहे हैं। मान लो NaCl है, अब NaCl से इलेक्ट्रॉन निकालें, अब हम ये कैसे जानेंगे कि भैया Na का खींच रहे थे कि Cl का खींच रहे थे, या ये पहले ही खिंचवा चुका होगा। मतलब अगर NaCl बन गया है तो Na इलेक्ट्रॉन दे चुका होगा, Cl इलेक्ट्रॉन ले चुका होगा। हम जा रहे हैं खींचने के लिए, वो पहले ही खिंचवा चुका है। ठीक है, अब पहुँचे वहाँ पर तो देखा Cl Na का इलेक्ट्रॉन पहले ही ले चुका था, अब हमारे पास संभावना ही नहीं बची। तो इसीलिए कह रहे हैं कि विलगित होना चाहिए, किसी दूसरे से जुड़ा नहीं होना चाहिए। अगर किसी दूसरे से जुड़ा है तो हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन दे चुका हो, या इलेक्ट्रॉन ले चुका हो, या साझेदारी कर चुका हो। कई सारे प्रोसेस होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेना देना, एक साझेदारी, जितना तुमने मिलाया उतना हमने मिलाया और बॉन्ड बना ली। ये बॉन्डिंग भी अगले के अगले चैप्टर में शायद आएंगे, अगले ही चैप्टर में आएंगी कि कितने तरह की बॉन्ड होती हैं, क्या होता है, सारा सब कुछ। तो यहाँ से देखा, इसीलिए कहा जाता है कि विलगित होना चाहिए। विलगित होने का मतलब है जब वो पूरी तरह से अलग है, आइसोलेट है, तो जितनी ताकत हम लगाएंगे सब कहाँ जाएगी, इलेक्ट्रॉन को निकालने में ही जाएगी। अभी हम इसको निकालने लगे तो इनमें आधी ताकत तो इस बॉन्ड को तोड़ने में चली जाएगी। समझ रहे हैं, आधी ताकत कहाँ चली जाएगी, इस बॉन्ड को तोड़ने में चली जाएगी। देखिए जो बात कर रहे थे, तो यहाँ पे ये करना है हमें कि बाहर से इलेक्ट्रॉन तो ज़रूर निकालना है, लेकिन जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना है वो भी कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड यानी विलगित होना चाहिए। किसी दूसरे के साथ बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, यानी बॉन्ड ना बनाए हुए हो। अगर वो बॉन्ड बनाए हैं तो फिर हम वहाँ से इलेक्ट्रॉन, हो सकता है जितनी ऊर्जा दें वो पूरी की पूरी ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में लग ही ना रही हो सकता है वो अभी बॉन्ड तोड़ रही हो। जब बॉन्ड टूट जाए तब हम उसको खींचना शुरू करें। लेकिन हमारी परिभाषा ये कहती है कि जितनी भी ऊर्जा हम देंगे, अगर इलेक्ट्रॉन को निकालने में पूरी खर्च हुई है तो वही क्या है, आयनन ऊर्जा है। इसीलिए परिभाषा में लिखा जाता है कि विलगित गैसीय, ठीक है, आयन से, या विलगित गैसीय परमाणु या विलगित गोलीय गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्णतया बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कन्फर्म हो गया। इसका उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसमें क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं भाई। तो उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराएंगे, यानी अंदर एंट्री कराएंगे। तो आप ये कह सकते हैं, आयनन विभव में आप ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को, आयनन विभव की बात कर रहे हैं, पूर्णतया बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाती है। अब अगर हम किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे, लेने में ऊर्जा हमने लगाई थी, ठीक है, तो अगर हम उसको देंगे तो हमको ऊर्जा प्राप्त होगी ना। अभी हम सामान खरीद के लाए हैं, कोई हमने पैसे लगाए हैं, हम किसी को बेचेंगे तो हमको पैसे प्राप्त होंगे। तो ये कहा जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता में कि किसी भी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए या एक इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए जितनी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। समझ गए, नहीं समझ गए। अब उसके बाद आती है वैद्युणात्मकता। तो वैद्युणात्मकता का मतलब होता है जब कोई यौगिक बन गया। अब यौगिक बना, अब इस तरह से मान लो यौगिक बना, दो के बीच बना यौगिक। अब अगर दो परमाणुओं के बीच यौगिक बना है तो इसमें किसी की ताकत ज़्यादा होगी, किसी की ताकत कम होगी। अगर ए होता तो हम मान लेते कि दोनों की बराबर बराबर, लेकिन ए बी है तो कुछ तो अंतर होगा, चाहे भले थोड़ा सा ही हो, ठीक है, कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। तो ये कह दिया इसमें से जिसकी ताकत ज़्यादा होगी। समझ रहे हैं, दो हैं जिसमें से जिसकी ताकत ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, यहाँ पर जब ये बंध बनाएंगे तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। अब जिसकी ताकत ज़्यादा होगी वो थोड़ी बेईमानी कर लेगा। बेईमानी से मतलब है, आपने देखा होगा जो पावरफुल लोग होते हैं, गुंडे मवाली, उनके पास बहुत ज़मीन और ये सब हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसी तरह से बेईमानी करते रहते हैं, इनकी छीन ली, उनकी छीन ली, उनकी छीन ली। अब कौन कहेगा, अगर कहो तो गोली खाओ,
तो यानी आप ये कह सकते हैं कि इसी तरह से आपने देखा बहुत से दबंग लोग होते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होंगे, उनको दबंग तो क्या नहीं कहेंगे, मेड़ ही काटा करते हैं। गाँवों में देखा होगा मेड़ के लिए बहुत सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ मेड़ के लिए होती। अब पता चला पड़ोसी खेत वाला है, वो इतनी चौड़ी मेड़ बना के रखी है उसे कि कम से कम चलें तो उस पर। दूसरा वाला है छांट दी, वो इतनी बड़ी पतली रख दी। अब आधे से ले गया वो, आधी बची। अब बेचारा दूसरा वाला इनसे तो कहेगा नहीं, सीधा साधा है कि भैया चढ़ाओ। क्या करेगा, फिर जब मेड़ बनवाएगा फिर थोड़ी चौड़ी कर देगा। अब वो फिर कहाँ गया, चौड़ी तो अपने में ही करेगा। अब फिर अगली बात क्या कर दी, फिर आधी मेड़ काट दी। अब क्या हो गया, पूरी की पूरी जो मेड़ थी वो अपने अंदर कर ली दूसरे वाले ने, अब पूरी की पूरी मेड़ उसके अंदर चली गई। अब अगर वो कुछ बात करेगा, कुछ कहने की कोशिश करेगा तो लड़ाई झगड़ा तैयार। 4 लोगों को बुलाएंगे, भैया मेड़ है तो मेड़ के बीच का तो होगा, मेड़ बीच ही में होगी, आधा इनका आधा हमारा। और एक और चीज़ देखी होगी, पेड़ लगाते हैं लोग गांव में, मेड़ पे अपना पेड़ लगाएंगे मेड़ के बिल्कुल किनारे। पता चला ये मेड़ है, कहाँ लगाएंगे, या तो यहाँ लगाएंगे या फिर अपनी तरफ नहीं लगाएंगे। अपनी तरफ तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है कि भैया ये आधा है, मतलब यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ये तो हमारा ही है, ठीक है, मेड़ का आधा हिस्सा। अगर लगाएंगे भी तो बीचों बीच में लगाएंगे। अब बीचों बीच में लगाएंगे, थोड़े दिन बाद पेड़ बड़े भी तो होंगे। अब पता चला पेड़ बड़ा हुआ, अब पेड़ बड़ा होकर काफ़ी मोटा हो गया, अब वो यहाँ तक खिसक गया होगा, अब वो यहाँ खिसक गया, अब ये आ गया। अब थोड़े दिन बाद कहेंगे ये तो हमने अपने खेत में लगाए थे ना, मेड़ पे थोड़ी लगाएंगे, भाई मेड़ के अपने किनारे लगाए थे, मतलब अब यहाँ से हमारा खेत हो गया, अब इधर मेड़ बनाओ, ठीक है। तो यही इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इसी तरह वाला है ये। यहीं से रिलेट करिए कि क्या है, ये दोनों साझेदार थे, ठीक है, साझेदार थे। तो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन कहाँ होने चाहिए थे, बीच में। भाई दो के बीच मेड़ बनी है तो मेड़ कहाँ होनी चाहिए थी, बिल्कुल बीचों बीच में होनी चाहिए थी, बीचों बीच में थी। अब जो ज़्यादा चालाक था, ज़्यादा बदतमीज़ था, ताकतवर था, उसने क्या किया, उसको थोड़ा अपनी तरफ घसीट लिया। यानी साझेदारी का इलेक्ट्रॉन बीच में था, ये ताकतवर था, इनको अपनी तरफ खींच लाया, कह रहा हमारे हैं, अपनी तरफ खींच लाया तो इस पर माइनस आ गया और पड़ोस वाले पर प्लस आ गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। यानी साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचना या आकर्षित करना ही क्या कहलाता है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। क्लियर हो गया, पक्का। चलिए अब लिख लीजिए थोड़ा सा। अब ये सब खत्म हो गया, मतलब पूरा चैप्टर थ्योरी के हिस्से से आप कह सकते हैं पूरा का पूरा चैप्टर आपका ख़त्म है, लेकिन बहुत टाइम लग गया इसमें, ठीक है। अब उम्मीद है कि पता तो चल ही गई होंगी चीज़ें। तो हेडिंग डाल लीजिए, चैप्टर पढ़ा होगा तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है, उसमें लिखिए, पहले लिख लीजिए थोड़े से 1-2 लाइन, फिर आगे देखते हैं। समान गुण वाले तत्वों, समान गुण वाले तत्वों को एक पास रखा जाना, समान गुण वाले तत्वों को एक पास रखा जाना तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। रखा जाना तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। अब अगली हेडिंग लिखिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी तो लिखिए, तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए मेंडलीफ ने एक नियम दिया जिसे मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं, जिसे मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। इसके अनुसार
अब अगली लाइन से लिखिएगा, या फिर मतलब वहीं कैसे भी लिख लो इसके अनुसार। अब मेन उसका पॉइंट है, परिभाषा है। इसके अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य आधार परमाणु भार थे और इस प्रकार तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर जो सारणी प्राप्त हुई उसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहा गया। अब आगे है अगली लाइन से, या अगली हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग डालिए विशेषताएं। अगली हेडिंग है विशेषताएं। किसकी? आवर्त सारणी की। ठीक है, आवर्त सारणी की जो विशेषताएं हैं उनको लिखना है। तो अब देखिए जो विशेषताएं हैं उसमें पहले तो ये बताना है कि भाई आवर्त सारणी में है क्या। तो मेनली कौन कौन सी चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हैं? हाँ, वर्ग और आवर्त, मेन तो दो ही चीज़ें हैं। उसके बाद फिर उनको बांटना छाँटना जो कुछ करना है वो शुरू करते हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल में मेन दो ही चीज़ें हैं, एक तो ये पड़ी लाइनें जो 36 दिख रही हैं, और एक खड़ी लाइनें। तो कितनी हैं, क्या हैं, इनको बताना। तो विशेषताओं में सबसे पहली हेडिंग डाल लीजिए वर्ग। दो विशेषताएं हैं मुख्यतः इसकी, एक वर्ग और एक आवर्त। तो पहली हेडिंग है वर्ग। तो लिखिए, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को 9 ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी 9 ऊर्ध्वाधर खानों में बांटा, या भागों में रख सकते हो। 9 ऊर्ध्वाधर खानों में बांटा, जिन्हें वर्ग कहते हैं। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिख लीजिए, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ठीक है, एट्थ व 0। ठीक है, लिख लीजिए ऐसे ही, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ व 0। लिया। अब उसके आगे अगली लाइन से लिखिएगा, यही है इसी में की वर्ग की। 1 से 7 तक के वर्गों को
1 से 7 तक के वर्गों को 2 उपवर्गों कैपिटल ए तथा कैपिटल बी दो उपवर्गों ए व बी में विभाजित किया गया। ए व बी में विभाजित किया गया। और 8वां तो जानते हो, खाने ज़रूर 3 हैं लेकिन वह विभाजित नहीं हुआ है, और शून्य तो 1 है ही है। ठीक है, सामने पीरियोडिक टेबल है, आप देख सकते हैं उसमें कि भाई शून्य वाला तो है ही है शून्य, और 8वां जो है उसके खाने ज़रूर 3 दिख रहे हैं लेकिन उसका विभाजन नहीं हुआ है। वो तीनों कह के हैं एर्थ के हैं। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए आवर्त। आवर्त तो लिखिए, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को 7 36 खानों में विभाजित किया। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को 7 36 खानों में विभाजित किया, जिन्हें आवर्त कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, वही लिखने हैं किस आवर्त में कितने हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट है नंबर 1, इनको सुन लीजिए, बता भी चुके हैं, लिखा कर देंगे। तो आपको पता है आवर्त कितने हैं, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ये तो है भाई। जो 36 लाइनें हैं उन्हीं को तो आवर्त कहते हैं। अब तत्वों की संख्या है वही आप जानते हैं। पहले आवर्त में कितने रखे गए हैं, मात्र 2 रखे गए हैं। इसको कौन सा आवर्त कहते हैं, अति लघु आवर्त। जो पहला है बहुत छोटा है तो उसको क्या कहते हैं, अति लघु आवर्त। अब ये मत सोचना अति लघु, लघु, दीर्घ, उत्तरी जो प्रश्न आते हैं, पहला सबसे पहले बहुविकल्पी। ठीक है, तो आप यहाँ पे बहुविकल्पी लिख दें, बहुविकल्पी नहीं है। ठीक है, अति लघु यानी बहुत छोटे। उसके बाद दूसरा और तीसरा, हाँ दूसरे और तीसरे दोनों में कितने हैं, 8-8, इनको कहते हैं लघु आवर्त। ठीक है, चौथे और पांचवें में 18-18 हैं, इनको कहते हैं दीर्घ आवर्त। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, दीर्घ आवर्त। छठा और सातवां होने 32-32 ही चाहिए, लेकिन इसमें तो हैं, लेकिन अभी तक जो बुक का डाटा है उसके हिसाब से इसमें तो 32 हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अति दीर्घ। लेकिन इसको ये कहा जाता है कि ये अभी अपूर्ण है। ये भी क्या है, अपूर्ण है, यानी इनकम्प्लीट है। तो ये समझ गए आवर्त का सिस्टम। पहले आवर्त में कितने, 2 तत्व, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे में कितने, 8-8, इसलिए उसको लघु आवर्त कहते हैं। ठीक है, दूसरे और तीसरे में। उसके बाद चौथे और पांचवें में 18-18 है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, दीर्घ आवर्त कहते हैं। छठे में 32 हैं, इसलिए उसको अति दीर्घ कहते हैं। और सातवां अभी अपूर्ण है। ये आपको चारों लाइनें लिखनी है, कि ये तो लिखा दें कि ये तो कल लिखाएं। ठीक है, जैसा अगर स्कूल जाना हो, क्योंकि 8-10 हो रहा है लगभग, तो इसको कल ही लिख लीजिएगा तो। ठीक है, चलिए।